तो आज रूपा पिछले 8 सालों से 1000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर कंसिस्टेंटली अचीव कर रही है। रूपा 1968 में एक ब्रांड बना, एक कंपनी से शुरुआत हुई, तो कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में कुछ बताइए? ऐसा है कि ये जो रूपा वर्ड है हमारे हैदराबाद से प्रहलादा है इनकी इमेजन है। उसमें जो बाजार में ब्रांड थे ना, जैसे था असली हीरा, हीरा पन्ना, इस तरह के ब्रांड थे। तो भाई साहब सोचे भी चांदी सोना के लेके क्या करें। तो सोचते सोचते तो बंगाली से बात हुआ तो चांदी को रूपो बोलते हैं, चांदी को रूपो, ठीक। तो उनका रूपा जानना है, मैंने रूपा उनका इन्वेंशन किया हो भाई साहब 1000 करोड़। तो मतलब फिर 1968 में आपने विनोद हजरी के नाम से कंपनी चालू की, फिर 85 में रूपा हुआ। तो उस सफ़र के शुरुआत के समय के बारे में बताइए थोड़ा। जब हमने स्टार्ट किया तो बाजार में उस समय जो एक डोरा ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड, वो ही वॉज ए लीडर इन द मार्केट। तो उसकी पॉलिसी हम लोग काफी फॉलो करते करते कि सडनली क्या हुआ, दे शिफ्टेड टू डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने होलसेल से डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो हम लोग को एक अच्छा उसमें चांस मिला। कारण उनके जो इतने डीलर्स थे, समझो एक सिक्के में 2 डीलर, एक डीलर बना दिया 10 की जगह, तो बाकी अनवर्ड हो गए। तो उसमें हम लोग का एक होगा अच्छा। तो मैंने देखा है कि रूपा इनोवेशन के लिए बहुत जानी जाती है। जैसे कुछ भी नया करना हो, जैसे आपने बरमूडा चालू किया, ब्रीफ चालू किए, जब सब वेस्ट बना रहे थे तब आपने ब्रीफ चालू किया। इलास्टिक स्ट्रैप पहले कोई नहीं कर रहा था, सब कॉटन का कर रहे थे, तब आपने। पहले रस्सी वाला जान जाता था। जी तो इलास्टिक सबसे पहले आपने चालू की। जी रूपा में क्या कि हम लोगों ने शुरू से ही जो ना नया नया कुछ करने का सोचते हैं। कहीं देखो बिना इनोवेशन किए कोई आगे में सोचे नहीं। जैसे जो फ्रंट लाइन गंजी है, यहाँ पे सबसे फ्रंट में यहाँ फ्रंट लाइन लिख के हम लोगों ने चालू। तो अभी भी जो काउंटर का वाली बिकता है, चाहे कोई भी ब्रांड का बिके, वो फ्रंट लाइन ही। इसी तरह मैक्रॉमैन का एक जो शेप पैटर्न है, वो हम लोगों ने ईजाद किया था ब्रिक में। इससे पहले फ्रेंची बहुत होता था, वो वीआईपी को क्रेडिट जाती है, लेकिन जब मैक्रॉमैन की क्रेडिट रूपा को जाती है। अभी बाजार में जितने भी ब्रांड है मैक्रॉमैन पैटर्न के बनते हैं, नहीं बोलता कि उस कंपनी का मैक्रॉमैन दो, उन्होंने नाम जो भी रखा हुआ अपना। जी नहीं, मैक्रॉमैन का इतना ब्रांड इमेज इतना तकड़ा है कि काउंटर मैक्रॉमैन ही बोलता है, वो भी अपना किया हुआ है। इसी तरह के बमचम जो आउटर भी है, हमने चलाना चालू किया था पहले ही। लिमिटेड में जो ये जो बनाने वाला, पहले निकट चलते थे कोई जमाने में पट्टी वाले, उसका सब्सिट्यूट हमने बनाया। तो बमचम अपना अभी भी ब्रांड बहुत आगे, ये बमचम अभी लीडर है। इसी तरह क्या है कि गरम गंजी बहुत हमारे से पहले, जैसे वेस्ट बंगाल कोठारी बहुत बनाते थे, लेकिन हमने टीवी में ऐड पहले चालू किया। जी टीवी में पहले ऐड चालू तो थर्मोकोट के नाम से फेमस हुआ। जी उसका पूरा इंडस्ट्री को फायदा मिला। कैसे फायदा मिला? क्योंकि नॉर्थ में जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ तो लोग लेते थे जी साउथ में लोग जानते नहीं कि व्हाट इज विंटर ईयर, दे डिडंट नो। तो उनको पता चला कि सर्दी में पहले लायक लगता है। तो समझो जो आदमी एक चेन्नई में रहता है उसको उट्टी जाना है, फिर कोटे किनारे जाना है, सबको चेन्नई वाले को दिल्ली जाना है, उनको तो गर्मी जैसी। तो उसको पता चला कि थर्मोकोट रिलेटेड में बनती है, तो उसकी डिमांड रुपये को तो मिली फायदा, जितने भी उसके जो मैन्युफैक्चरर सबको फायदा। लेकिन उसमें बाजार में एक ही नाम हो गया थर्मोकोट। गर्मगंज का मतलब थर्मोकोट। अब जो भी बनता है वो भी नाम जो भी रखे, थर्मोकोट अपनी जगह बनाया। जी। तो आपने मार्केटिंग की बात की, जैसे आपने टीवी पर ऐड चलाया है, उसके पहले किसी ने नहीं चलाया था। तो 89 में आपने शुरू किया था ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ। उसके बाद फिर सबने अपना अपना लगाना चालू किया ऐड टीवी पे, फिर आज तक पे आपने किया। वो कैसा सफ़र रहा आपका? ऐसा था कि जैसे 3 मिनट पहले होटल में कोई नहीं देता, सबसे बड़ा चैनल आया था आज तक। उसमें थी यही देखी लड़की थी निकिता तुलजान, अहमदाबाद, उससे मैं बातचीत करता था। तो हम लोगों ने सबसे पहले टीवी में चालू। तो उसमें हम लोग का जो बनाया था ये आराम का मामला, दो लोड मॉडल थे, सब लाइन में लेडीज में 2 मॉडल थे। और ऐश्वर्या राय आई थी 1989 थी। उसमें वो सिंपल मॉडल थी, उसमें वो टर्नी बने जी तो हमने उसको 50,000 में साइन किया। तो अभी जो आगे जो आर्टिस्ट है या जो बड़े बड़े जो अपने स्टार है,
वो 1 साल का है 2 साल का एग्रीमेंट करते हैं जी, उसके बाद में हमने चला नहीं पाते हैं, उसको भी लमसम वैल्यू मांगते हैं। ऐश्वर्या से हमारा जो एग्रीमेंट है वो उसको हम एनी टाइम चला सकते हैं। अच्छा। शिवाजी मैन मॉडल जी। और उसमें उसने वो रैपिड बनने की तैयारी भी हो गई थी, तो उसका कोई मिर्चंदानी उसका कोई फ्रेंड था, वो ना करते नहीं पहले होटल नहीं, वो एड हम अभी भी चला सकते हैं। अच्छा। फिर क्या किया, हम एड चलाए थे हमारे, फिर वो सलमान खान हमारे आया था, एक हमने यहाँ पे नाडू से शोरूम खोला था, उससे हमारा परिचय हो गया। फिर 1999 में गोविंदा हमारा ये बन गया। तो एक बार सलमान का फोन आया, बोला अग्रवाल जी आप क्या कर रहे हैं, ऐश्वर्या इतनी बड़ी गुजर गई है, नहीं बंद कर। गोविंदा का फोन आया, बोले प्लीज बंद कर। हाँ बोले बंद कर, ये वो एड हमारे पास अभी भी है, हम चला सकते। तो आज के दिन पे आप रणवीर सिंह है, रणबीर कपूर है, आपके अनुष्का शर्मा है, सिद्धार्थ मल्होत्रा है, तो ये सब जो यस साउथ वाला है बहुत बड़ा हीरो जी वो भी है। तो आप जो ब्रांड बनाते हैं, इनको अपने फेस बनाते हैं अपने ब्रांड का, ये कितना ज़रूरी है आज के यूथ को देखते हुए कि वो इससे क्या सब तुझे मार्केटिंग पे इसकी बहुत बड़ी फैक्टर है। अब उसमें क्या होता है कि टीवी में या जो होर्डिंग लगाते हो अपनी जगह उसका इम्पोर्टेंस है, जो डब्बा में फोटो छप के जाती है ना, तो काउंटर में वहाँ बिकता है, तो कस्टमर को एक लगता है कि इतना बड़ा इतना बना हुआ हम क्यों नहीं पहनी, एक साइकोलॉजिकल उसका फायदा मिलता है जी। टीवी और पेपर इट इज ए रिमाइंडर ओनली जी, इट इज ओनली रिमाइंडर। बहुत बड़ी कंपनियाँ, बहुत सी कंपनियाँ जो खाली बड़े बड़े स्टाफ को ले लेती है, खाली अपने पोर्ट्रेट पर फोटो छाप देती, नहीं ऐड करती। अभी टीवी का ऐड या पेपर का ऐड बहुत महंगा पड़ता है जी। ये होजरी वाले का जितने प्रोडक्ट में देखते हैं टीम में, होजरी वाला का सबसे ज़्यादा आता है, इनमें आपस में कंपटीशन बहुत है। सबसे पहले होजरी लाइन में हमने गोविंदा लिया जी। इसके ऐश्वर्या के बाद जी। तो गोविंदा को लेने के बाद में फिर सब होजरी वाले लग गए, तो कोई किसको ले रहा है, कोई किसको ले रहा है, कोई किसको ले रहा है। तो अभी तो ये पोजिशन है, कोई स्टार खाली नहीं सब होजरी में, सबको कोई ना कोई ब्रांड का ऊपर रहता है, एवरीबडी इज बिजी। तो ऐसा आपको लगता है कि इनोवेशन करने से पहला कदम उठाने में कोई भी चीज़ में आपको एक एडवांटेज मिलता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है हमेशा? धन मिलता है। देखिए जो आदमी पहले काम करता है, ही इज अ लीडर, बाद में होते फॉलोअर, जो भी समझिए जी। कि ये जो बाजार है तराजू है। जैसे हमने बताया कि मैंने मेपर में चालू किया, ऑनलाइन चालू किया, या थर्मोकोट हमने ब्रांड चालू किया, विटर बनाने वाले मेरे दोस्त भी थे, नहीं बाजार में एक आइडेंटिटी बन के भी रुपया करता है जी। रुपया करता है, तो इतना बड़ा हमने परेशान किया, तो लोगों ने फॉलो किया। हम लोग आगे पीछे वो 1.5 सेकेंड ही बैठे, लेकिन हम जो चालू किया तो हमेशा तो इंडस्ट्री को तो ध्यान में है, तो रहेगा ही हमेशा। तो प्रोडक्शन का सफ़र बताइए थोड़ा कि 1968 से लेकर अभी तक, अभी आपका क्या स्थिति है प्रोडक्शन का, और शुरू में कैसा था? क्योंकि शुरू में जो कठिनाई सहा आपने, वो कैसा था और अभी कैसा है? देखिए जो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन होता था उसमें हम लोग का खुद का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता था। जैसे मैं 68 से मैंने आपको बताया, तो उसमें जो गंजी बढ़ती थी सुबह सुबह हम लोग खुद वजन करते थे, रोला शाम को जो माल में गंदी करते थे, तो बचा हुआ थान खुद वजन करते थे, तो वो था। तो हम लोग प्रोडक्शन के लिए सिलाई लाइनों में जाते थे, जिसमें वहाँ स्टिच करते थे, 12 है कि 13 है कि, तो टांग के देखते फटा के फटा, ये सब देखते थे। उसमें डबल चेन में वाल बनता था, कैसा चौड़ाई कब बेसी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें देखते थे। उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत था, सब सिलाई लाइनों में जाना, निटिंग कारखानों में जाना, धुलाई कारखानों में जाना, डाई कारखानों में जाना, वो जाएंगे जब नया चालू किया तो उसके बाद बार बार जाना, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत आता। अब क्या है कि अब तो प्रोफेशनल टाइप का काम हो गया है, तो टीम बन गई है, टीम जाती है, कितना जाती है, वन भी जाती हम लोग ये अब काम है सुपरवाइजिंग जी वो ज़्यादा हो। तो अभी आपके कहाँ प्रोडक्शन के यूनिट लगे हुए हैं? देखिए हम लोग का तो मेन तो भी कलकत्ता ही है, इसके बाद में अपना सेकंड त्रिपुर है, इसके बाद बंगलोर है, उसके बाद 4 जगह अपना प्रोडक्ट। तो जैसे आपने शुरू में बताया था इंटरव्यू के कि डोरा बोल के एक बड़ी कंपनी थी शुरू में, जिनके सब डीलर प्रोडक्ट रखते थे, तो अब आपका जो नया प्रोडक्ट था उसको मार्केट में लाना, डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझाना, डीलर्स को देना कि वो आपके प्रोडक्ट रखे, वो कितना मुश्किल था, और आज आपने मार्केट में डोमिनेंस कैसे हासिल किया? देखिए ये जो काम जो मार्केटिंग का या काउंटर पे माल पहुँचाने वाला काम हमेशा डिफिकल्ट है, आगे भी डिफिकल्ट रहेगा। उसमें आपका सेल्फ जो है ना एनर्जी चाहिए, टीम को मोटिवेट करना,
खुद का इन्वेस्टमेंट होना, डीलरों से बात करना, इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। आज हमें प्रोडक्ट निकाल दिया तो कल चालू हो जाएगा, ये संभव नहीं है। हालांकि हमारी ब्रांड इमेज है, हमारा सिस्टम है, उसके पीछे एफर्ट्स बहुत करना पड़ता है। उसको ये किसकी भी देनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट देना पड़ता है, उसको अच्छा डिस्काउंट देना पड़ता है, बढ़िया पैकिंग देनी पड़ती है। तो आज भी हम चाहें कि एक नया प्रोडक्ट निकाल के वेट करके वो कल सक्सेस हो जाएगा, इट इज़ नॉट सो ईजी। यू शुड इन्वॉल्व इन दैट, पूरी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, तब भी आप स्ट्रेस हो। बहुत डिफिकल्ट काम। तो आज हमारे प्लस पॉइंट है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम कन्विंस कर सकते हैं। नए आदमी के लिए तो और डिफिकल्ट। तो आज मार्केट में जब इतने प्लेयर है तब आप कंपटीशन से आगे रहने के लिए क्या करते हैं? आपको क्या लगता है कि सरवाइव कैसे किया जाए उनके साथ? जैसे पहला सवाल आपने पूछा कि फिटेस्ट, तो वो फिटेस्ट रहने के लिए जो जो मेजर रहने की क्वालिटी बेटर देना, पैकिंग बेटर देना, बढ़िया हिटार देना, बढ़िया सेल्स टीम रखना, बढ़िया कस्टमर को सेटिस्फाई रखना। अगर दूसरी बात है कि डीलर से माल व्यवहार से ज़्यादा दिखता है। अपने जितने डीलर है या अपने जो स्टाफ है उनसे अपना व्यवहार बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिशियन काम नहीं आती, आज के 25-30 साल पहले इलेक्ट्रिशियन काम आती थी, आजकल सबसे व्यवहार बहुत। क्या कि बाजार में प्रोडक्ट और व्यवहार दोनों मिलता है, तो आपको डीलरों से आपका रिलेशन होता रहना चाहिए, टीम से रिलेशन होना चाहिए, और इनोवेशन होना चाहिए। समथिंग न्यू शुड डू, तभी आप सर्वाइव कर रहे हैं। आपका जो चल, जैसे मैंने बताया, जो हम लोगों का 68 में जो प्रोडक्ट था आज नेग्लिजिबल है जी, उसको पता ही नहीं डबल चेन गंजी किसको बोलते हैं, नोबडी नोज, उसको ऐसा पता नहीं है। अब कितने माल आ गए, अब ड्राइवर मैंने इलास्टिक पहले चालू किया, अब कितने हो गए, अब तो अब हमारी जो सेल है वो तो 60% ड्राइवर गिफ्ट हो गई, गंजी की सेल बहुत कम हो गई है। पहले गंजी बिकता था वाइट एंड ग्रे, ग्रे का पता नहीं, ग्रे बनियान भी अब नई जनरेशन जाती नहीं, जो बिना मिलिस के बनता था उसका ऐसा पता नहीं। पहले ये अपना जो ये आपका नॉर्थ में, राजस्थान वगैरह में या बिहार में, यूपी में, मतलब 60% वाइट, 40% गरीब बनता है, का पता ही नहीं। तो ये जो इंडस्ट्री है ये नाउ इट इज कम हुए फैशन में आ गई है। फैशन की आपको नए नए आइटम देने पड़ेगी। जैसे हम लोग अभी वो कभी पट्टी, नई गंजी पट्टी निकालते हैं, 3 पट्टी निकालते हैं, 4 पट्टी निकालते हैं, गंजी में हो गया हम गंजी। इसी तरह टांगिया में भी प्रिंट, काला पीला नीला प्रिंट बहुत आने लगे। तो आने वाले तो पहले का जो समय था, आज के समय लॉट ऑफ थे, अब आने वाला समय और चल जाएगा। तो वर्ल्ड में क्या घट रहा है, यूरोप क्या कर रहा है, वहाँ क्या नए वेशन, यू मस्ट बी अपडेटेड। आज तो गूगल आ गया या और भी बहुत जरिया आ गया, तो इंटरनेट जो भी होता है, आई एम नॉट सो अपडेटेड। नहीं तो नई जनरेशन को तो क्या कि अभी बाहर जाके या क्या कर रहा है, दूसरे बड़े बड़े ब्रांड क्या इनोवेशन कर रहे हैं, यू मस्ट बी अलर्ट एंड यू मस्ट यूज द लेटेस्ट डिजाइन टू द मार्केट। तो आपको लगता है इंडियन कंज्यूमर्स जो है उनका बिहेवियर और उनके वांट्स जो है बाहर के देशों से बहुत इफेक्ट होता है? एकदम होता है। अभी क्या है कि देखो, आज कोई आदमी जो लेह में रहता है या न्यूयॉर्क में रहता है या कलकत्ता में रहता है, इट मेक्स नो डिफरेंट। उसको सब ग्लोबल मीडिया में सबको सब पता चलता है। तो ही वांट, जैसे कोई समझो पटना में रहता है, वो सोचता है मैं कलकत्ता से आगे रहूँ, कलकत्ता वाला सोचता है मैं लंदन से आगे रहूँ, लंदन वाला सोचता है मैं न्यूयॉर्क से आगे रहूँ। अवेलेबिलिटी सब जगह, आपको तो ऑर्डर करो सब आ जाएगा, घर बैठे सामान आ जाएगा। तो आजकल वो चीज़ नहीं रही है। जो नई जनरेशन है, जो आईटी में काम कर रही है, जो नए पढ़े लिखे बढ़ रहा है, उनकी चॉइस, उनकी जो सोच, उनका जो विजन, जो मतलब उनकी फैशन अलग हो गई। तो उसके हिसाब से हम लोग को डरना पड़ेगा, उनके साथ हम लोग को चलना पड़ेगा। हम जो बना दिए वो बाजार ले लेगा, इट इज़ नॉट सो। यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। तो ऐसे आपको लगता है मार्केट में कंपटीशन होने से एक कंपनी दूसरे कंपनी को फोर्स करती है कि वो नए प्रोडक्ट निकाले, अपने गेम के टॉप पे रहे? देखिए, कंपटीशन आए वैसा अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है? एक तो आपके कस्टमर को पूरा सेटिस्फेक्शन रखना, क्वालिटी में ध्यान देते हैं, व्यवहार रहता है, नया नया माल क्या निकले सोचते हैं। तो कंपटीशन तो इनोवेशन की जड़ है। कंपटीशन आज गुड आप लगता है नहीं, कंपटीशन के कारण आदमी अलर्ट होता है, नया नया सप्लाई देता है, अपनी फैक्ट्री में क्या कमी है उसको कैसे टिक करे, हमेशा आदमी अलर्ट रहता है। अलर्ट रहने से ही काम आगे बढ़े। और जो क्या है कि भाई लाइसेंस का ज़माना नहीं है कि आपने एक मॉडल निकाल दिया और आपको ओवर बुकिंग हो रही है। अगर एम्बेसडर की 6,000 की 10,000 का ब्लैक है, 10,000 की गाड़ी है, 2,000 ब्लैक है, या स्कूटर निकाल दिया 2,000 का स्कूटर है, 400 रुपये ब्लैक हो, दैट टाइम इज ओवर।
द कस्टमर मस्ट बी हैप्पी। जी। तो ऐसे आपको लगता है इंडिया में कोई स्टेट है जहाँ रूपा बाकी कॉम्पिटिटर से पीछे है, और उससे आगे निकलने के लिए रूपा क्या स्ट्रैटेजी बनाती है? देखिए बहुत स्टार्टअप में हम लोग पीछे भी है, बहुत स्टेट में आ गए, ऐसा नहीं है। हम लोग उसमें बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। सक्सेस धीरे धीरे मिलती है, समय लगता है, कई जगह और ज़्यादा समय लग जाता है। तो हम लोग को तो फिर कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। कभी आपको कभी एक जगह रुकावट तो आनी ही नहीं है, हमेशा आपको दौड़ते रहना। देयर इज नो एंड ऑफ दिस स्टोरी। देखिए आपको सर्वाइव करना है, यू हैव टू रन। तो ऐसे आपको लगता है कि इतने ज़्यादा कंपटीशन में, जैसे आपने रूपा एज अ ब्रांड ने काफ़ी सारे नई चीज़ें की है, जैसे पहली बार किसी बॉलीवुड एक्टर को लिया, मॉडल को लिया, उसका ऐड चलाया, या इलास्टिक स्ट्रैप किए, ऐसे कंपटीशन में कुछ कंपटीशन में किसी ब्रांड ने कुछ किया जो आपको लगता है बहुत अच्छा हुआ कंज्यूमर के लिए और पूरे इकोसिस्टम के लिए, हॉइजरी इकोसिस्टम के लिए? देखिए बाजार में बहुत ब्रांड आ रही है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी है। अब किसका प्लस है, किसका माइनस, बहुत सी बातें हैं, तो उसको डिटेल में बताना होगा मुझसे। तो किसी की बुराई भलाई कैसे कर सकते। तो कोविड के टाइम पे जब सारी कंपनियां लॉस कर रही थी, मतलब रेवेन्यू जिसका गिर रहा था, तब आपने अपना हाईएस्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था रूपा एज अ कंपनी। तो नॉट ओनली रूपा, आज अदर ब्रांड्स। उसमें क्या हुआ, हम लोग एक तो आपस में ग्रुप बन गया। तो ग्रुप बन गया, जैसे हम लोग 4 महीना तो सोए रहे, और सब आदमी सोए हुए था, मार्केट बंद था, सब होता। तो 4 महीने तक क्या हुआ कि बाजार में जो माल था ना, खाली हो गया। रात में दुकानें खुलती थी, माल जाता था, तो पूरा खाली हो गया। तो एक संग में डिमांड, हम लोग सोचे थे कि मार्केट भयंकर खराब होगा, उल्टा हो गया। तो हमने देखा डिमांड इतनी आने लगी, हम लोग एडवर्टीजमेंट क्यों करें। अरे हमने सोचा था कोविड के टाइम में उसका रेट गिरानी पड़े। जी। तो रेट भी नहीं गिरानी पड़ी, एडवर्टीजमेंट भी नहीं करना पड़ा। जी। तो एडवर्टीजमेंट का जितना प्रॉफिट जो लगता था खर्चा, वो हम लोग को प्रॉफिट में आ गया। उसके कारण हमारी बैलेंस शीट बहुत सी चली गई। जी। अच्छा गोडाउन पूरी खाली हो गई, माल सब बनने लग गया, तो सेल बहुत अच्छी आई। जी। और मिला के हमारे लिए तो बूम हो गया। जी। तो ऐसे आप रूपा का फ्यूचर को किस तरफ जाते हुए देखते हैं? मतलब किस सेक्टर में आपको किस सब ब्रांड में आपको लगता है आप फोकस करेंगे, कैटेगरी में? देखिए अभी जो हो रही है बेसिक नीड की आइटम, अब आदमी को एफर्ट्स के हिसाब से अपने को उसको रिजल्ट मिलेगा। एवरीबॉडी शुड डू हार्ड वर्क, अदरवाइज नो ऑप्शन। तो ऐसा आपका कोई अभी माइलस्टोन है कि इतना प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है अगले कुछ सालों में, या इतना रेवेन्यू हिट करना है? ऐसा है कि देखो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट तो डे बाई डे कम होता जा रहा है ड्यू टू कंपनीज। हम लोग एक तो हर साल विजन बनाते हैं, उसमें कितना पुल पे हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, बहुत से फैक्टर काम कर। जैसे अभी क्या है कि लास्ट 1.5 ईयर से कंपटीशन वर्स्ट हो रहा है। कई आइटम में आपको पड़ता आ रही है कि नहीं आ रही है पता नहीं है, माल बेचना पड़ता है, तो मजबूरी है। तो मैं तो नहीं चाहता कोई कंपनी की उसको ये एटपार्ट में माल बेचे या बिलो कॉस्ट माल बेचे। जी मार्केट फोर्स इतना ज़्यादा खराब है कि सर्वाइव के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसके कारण आपके प्रॉफिट मार्जिन गिरते जा रहे हैं। हर आदमी को फेंक आता है। तो आपका 56 साल का जर्नी रहा है अभी तक का, 1968 से लेकर अभी 2024 तक का। अभी आप अगर पूरे जर्नी में देखें, कोई एक अच्छा चीज़, एक इतने सारे अच्छे डिसीजन में कोई एक अच्छा डिसीजन जो आपको लगता है ये नहीं किया होता तो आज यहाँ नहीं होते, ऐसा कोई डिसीजन आपको लगता है, या ऐसा कुछ हुआ जो रूपा को? देख अभी हम लोग को क्या है, जैसे हुए थे रूपा, हम लोग को भी एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हमारी जो यंग टीम है बहुत अभी हार्ड वर्क कर रही है। वी कैन डू ए लॉट देयर। और हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं भी, जो ड्यू टू कम्पटिशन ये इम्प्रूव ए लॉट, तो एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी बाजार में है। अब क्या कि वो वहाँ पर जाके हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप बाजार में समझ पाए, अदरवाइज नो ऑप्शन। वैसे आपको कोई एक रीज़न नहीं लगता जिसके कारण आज रूपा इतनी बड़ी ब्रांड बनी, सालों की हार्डवर्क? वो तो देखिए हम लोग की सब की ज्वाइंट एफर्ट्स थी, हमारे प्यारे भाई जैसे हमारे थे उनकी बहुत हार्ड मेहनत थी। लेकिन अब क्या आगे आके में भी अब नई जनरेशन को भी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप सोच रहे कि एक ब्रांड खड़ा हो गया और वो चलता रहे, नॉट सो। नए नए ब्रांड बहुत आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी लोगों के डिलीवरी के बाद ऑप्शन बहुत आ रहे हैं, वो चॉइस बहुत में नहीं है। अभी क्या है कि इतना कंपटीशन बढ़ रहा है कि डीलर के पास इतने चॉइस है कि आज एक कंपनी का काम नहीं करे, दूसरी कंपनी का करने का, तीसरा करने का, चौथा करने का। तो टुडे इज ए बायर्स मार्केट। जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम लोग की उस जमाने में हम डीलर को पता 1 महीने बाद माल जाएगा,
उसमें ऐसे क्वेश्चन थे नाउ, उसको ऑर्डर को पूछे कब भेजेगा भैया उधर, आज ऑर्डर आया कल पे करा देते, सब वही कहते हैं। तो आज के दिन अगर किसी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में घुसना है तो उसको क्या करना चाहिए शुरू में कि वो एंटर कर पाए, मार्केट में अपनी जगह बना पाए? देखिए हर बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है, चाहे टेक्सटाइल हो चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे वट एवर, लेकिन हर आदमी को उसमें रात दिन नहीं करना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब कोई होगा। उसको बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, डीपली व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, हम जो बाजार में चल रहा है उसे नया क्या निकालें। जैसे अभी क्या स्पोर्ट्स में बहुत कुछ हो रहा है, योगा प्रोडक्ट में बहुत कुछ हो रहा है, मनी कंपनी आर डूइंग, वन ऑफ की जो ड्रेस उसमें बहुत कुछ हो रहा है, दिस इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी। कोई भी लाइन में स्कोप बहुत है, अपना क्या इंटरेस्ट है, कौन से ट्रेड में कौन से इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन उसको रात दिन एक करना। अभी नॉट सो इजी टू डू ए बिजनेस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट को अपने को आसान बनाना पड़े। तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या किस तरीके से देखते हैं? जैसे हमने सुना है कि रूपा इंजीनियरिंग कॉलेज बना रही है, मेडिकल कॉलेज बना रही है, पानी के कियोस्क लगा रहे हैं, तो समाज में इतना सब कुछ हासिल कर, इतना सक्सेस प्राप्त करने के बाद समाज में वापस देने के आपके क्या व्यूज़ है? देखिए अपना जो कमाते हैं या जो अपनी संपत्ति है वो समाज की अपनी, मेरे देवर हम सोचते हैं मेरी है तो ये गलत फहमी, वैसे सब को कोई नहीं, लेकिन आदमी का क्या है कि वो अपने माया जाल में ऐसा सुन। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर आदमी को जो भी अपना कमाता है उसका कुछ हिस्सा या जो भी अपने को माइंड अपना अलाउ करता है समाज को देना चाहिए। समाज को देना बहुत जरूरी है, अपने लिए तो सभी करते हैं, जानवर भी करता है, अपने बच्चों के लिए जानवर भी करता है, वो जानवर की एक लिमिटेशन बेचारे भी क्या कर सकता है समाज, अपने को भगवान जी दिया है मनुष्य, अपने बहुत कुछ कर सकते, हम जो करते हैं वो कुछ भी नहीं है, हमको उसको बहुत वैसे करना चाहिए, भगवान से जो करेगा तो करेंगे नहीं, बहुत कुछ करने का है समाज की। एक दूसरी बात बताते हैं, आप समाज के लिए करते तो आपको समाज को जो एक आपको अवसर मिला है वो एक आपको अपॉर्चुनिटी है, आप समाज पे एहसान नहीं कर, समाज आप पे एहसान कर रहा है, ये आप समझ जी। हम किसको देख के उसमें एहसान नहीं कर, सुने ये हमको अपॉर्चुनिटी ऊपर वाले ने कि हमको कुछ करने का मौका मिला, वो हम पे एहसान कर, हम ये सोचेंगे तब हम कुछ कर पाए। तो आपने बचपन से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा किससे सीखा है? चाहे हम आपके माता पिता भाई हो या- मेरे माता पिता थे, मेरे एल्डर ब्रदर जो है वो तो मेरे स्टेट में गुरु है, पढ़ा था वाला उनसे भी सीखा है। मतलब क्या ऐसा आपने सीखा है जो आपको लगता है आज के दिन युवाओं को बहुत अच्छी तरह फॉलो करना चाहिए? डेडिकेशन है, हर काम में डेडिकेशन, रात दिन सोचते रहो कुछ पर। देखो दुनिया में एक तो तजवीज़ एक तकमील, दोनों काम करें, तजवीज़ तो अपने करनी पड़ेगी, बाकी ऊपर वाला साथ। तो मेहनत करना अपना कार्य है, सब बिना मेहनत किए तो कोई गति नहीं है, इतना मेहनत किए तो दुनिया में कोई गति है नहीं। आज को आइडल कभी सोचने का सोचना नहीं चाहिए, 10 मिनट भी यदि बेकार गया तो अब वो सोचना चाहिए 10 मिनट मेरा बेकार क्यों गया, मैं उसको कैसे यूज ले सकता था, ये सोचना चाहिए। तुम लोग जो यंग जनरेशन हो, तुम लोग के तो लिए अभी देखो मेरी बात सुनो, इंडिया को आज़ाद आज 75 वर्ष हो गया, अब आने वाले 2-10 साल आएंगे 75 साल के बराबर आएंगे, तो 75 से चलेंगे ना अपने अच्छी, अब आने वाले 10 साल उसके बराबर आए, तो 75 साल में हुआ वो 10 साल में होने वाला। अब किसको क्या प्लेटफॉर्म में घुसना है, किसको क्या लाइटिंग है, किसकी क्या उसमें हॉबी है, इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो जैसे आप बोल रहे 10-10 मिनट वेस्ट करना भी आज के दिन बहुत कीमती पड़ जाएगा, तो आज के युवा जो बहुत टाइम फ़ोन पे बिता रही है, व्यर्थ कर रही है टाइम, देयर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो आपको क्या लगता है जना अगर मैं व्हाट्सएप दे रहा हूँ 100 वाट में मेरे 2 व्हाट्सएप काम के लिए आ सकता है, तो मेरे को इशू को देखना है और उससे मेरे को सीखना क्या, बाकी को मैं डिलीट कर दे, खत्म हुआ। दर ये भी मेरे के लिए एक गुरु है, मैं उसको वेस्ट नहीं समझना चाहिए, लेकिन आई शुड नॉट वेस्ट इन माई एनर्जी इन ऑफ द पार्ट, सिर्फ आपको बताती है
जी नहीं, मेरा तो जो समय है मेरे को तो लिमिटेड समय है, लाइफ बहुत छोटी होती है, सो हम जो कर गुजरे वो आपका है। हम जो दिन में टीवी देखने में गुजार देंगे, मोबाइल में व्हाट्सएप देखने में गुजार देंगे, तो वॉट एवर द बेस्ट आई कैन यूटिलाइज माई टाइम, वो आज मैं सोचा। तो ऐसे लोग समझते हैं जैसे जो 2 जनरेशन ऊपर वाले लोग हैं, जैसे आप मेरे दादाजी की उम्र के होंगे, तो मतलब वो सोचते हैं कि आज की जो पीढ़ी है, हमारे दादाजी मेरे बराबर के थे मोटा जी, हाँ। तो वो सोचते हैं कि आज के उम्र वाले आज की जो पीढ़ी है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ में, वो उनके बारे में बहुत ख़राब तरीके से सोचते हैं। तो आप इन जनरल युवा के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो गलत लेकिन आज का युवा बहुत समझदार है। हम लोग की जो जनरेशन थी, हम लोगों की लिमिटेड नॉलेज करने का गैदर करने का एक जगह जरिया था। ये जो नई जनरेशन है इसके ऊपर नॉलेज करने का बहुत बढ़िया जरिया है, बहुत कुछ करने का है। मैं तो बोलूँ नई जनरेशन बहुत अच्छी है, आप तो बोलना नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं उठता। बहुत जनरेशन संस्कारों में थोड़ी बहुत कमी वैसी हो सकती है, जो 100 फैक्टर बहुत से होते हैं। हम लोग के जो पिताजी के प्रति संस्कार थे, आज तुम लोग जो नई जनरेशन के प्रति जो भी संस्कार, उसमें थोड़ा बहुत फर्क आया है। अरे फर्क सब में नहीं है, सब एक चीज़ के लिए सबको आप बुलाना नहीं थे, सब इज वेरी रॉन्ग थिंग। सब परिवार का अपना अपना संस्कार है, सबके अपना फर्क पड़ता है। लेकिन यंग जनरेशन बहुत अच्छी है, और अपना जो देश का भविष्य है, परिवार का भविष्य उनके ऊपर है, उनसे हमें बहुत आशा नहीं, ये पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा करे, पूरा कॉन्फिडेंस। तो आप जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है एज अ होल, आप उसको आगे बढ़ते हुए कैसे देखते हैं? जैसे अभी वो 13-14 हज़ार करोड़ पे खड़ी है, 15,000 करोड़ पे खड़ी है, आप आगे उसका फ्यूचर कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए अपने जो जैसे लिमिटेड का है, लिमिटेड का जो इंडिया के अंदर में जो कंजम्पशन है परसेंटेज वाइज टेक्सटाइल का, इन कंपेरेटिव टू अमेरिका एंड यूरोप बहुत कम, पहली बात है बहुत कम। दूसरी बात ये है कि एक्सपोर्ट में अपना जो है, जो पूरा वॉल्यूम है अपना 5% ही है। एक्सपोर्ट का जो टोटल वॉल्यूम है यू आर ओनली 5%। अपने पास में कुछ प्लस माइनस पॉइंट क्या है कि जैसे बांग्लादेश के पास जीएसटी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट का 10% जीएसटी का उसको लाभ मिल रहा है, वो खत्म होने वाला है नियर फ्यूचर, 1 ईयर बैक डेट। दूसरी बात है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप लंदन से अपना बहुत जल्दी होने वाला है। तो इंडिया के अंदर जैसे बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है इज बिगर देन इंडिया, जी वेयर इज द साइज ऑफ द बांग्लादेश इज स्मॉलर देन महाराष्ट्र। जी तब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देगी। जी दूसरा प्लेसमेंट क्या है कि चाइना के अंदर में थोड़ी सी वर्ल्ड की नज़रों में थोड़ा सा कोविड के बाद में थोड़ा सा सोच में फर्क आया। तो इंडिया के लिए या टेक्सटाइल में या अभी जो नई इनोवेशन में नया नया क्या हो सकता है, गूगल में या बाहर के बड़े बड़े मॉल में जाके या बड़े बड़े ब्रांड क्या कर रहे हैं, ये मस्ट बी अपडेटेड, तो उसका स्कोप होता है। दूसरी बात है कि इंडिया में परचेसिंग वाई बहुत बड़ा, लेडीज़ की एज वेल जेंट्स की, जब बच्चों का भी प्रोडक्ट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो ये ह्यूज पोटेंशियल टेक्सटाइल में, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आता है अपनी जगह बनाता है, आगे बढ़ता है। ये समुद्र है, जितने गहराई में जाएगा उतने मोती मिलेगा। तो आपने जैसे बोला कि एक्सपोर्ट का इंडिया का सिर्फ 5% का है आंकड़ा, तो आपको लगता है आज अगर किसी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में घुसना है तो उसके लिए एक्सपोर्ट बढ़िया प्रोडक्ट बना के और करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 5 साल बाद 10 बार राउंड लगाना पड़ेगा, 2-3 आदमी अच्छे रखने पड़ेंगे, यूज स्कोर। और एज अ होल अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हट के एज अ होल भारत को देखे, वो आप कैसे उसको आगे 10, जैसे आपने कहा कि 75 सालों में जो ग्रोथ देखी वो अगले 10 सालों में देखने मिलेगी। आप जैसे एआई आ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जब भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बिज़नेस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आगे भारत का भविष्य किस तरफ जा रहा है? और जो सारे नए युवा पीढ़ी ऊपर उठ रही है वो क्या देखिए अभी मोदी ने स्टार्टअप चालू किया, वो तो नए यंग जनरेशन को लाभ लिया है। अभी आईटी में बहुत बड़ा स्कोप आया है, आईटी में जो छोटी छोटी कंपनी चालू करके लोग उसको बिलियंस की बना दिए शॉर्ट टाइम। तो अपॉर्चुनिटी सब एरिया में है, टेक्सटाइल में बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसमें दो राय। अभी दूसरा क्या है कि जो मोबाइल खुल रहे हैं, अमेजन वगैरह है, इनसे कोई लिंक बना के उनकी साइज के उनको मार देता रहे, उनका टू एक समझ लीजिए
रिकॉर्ड बिजनेस को एक फैक्ट्री बन जाए, ऐसे बहुत से कुछ बन सकता है। तो ये तो एरिया बहुत है, वास्ट है, इसमें अपने मेहनत करें तो रास्ता है, लेकिन स्कोप है, इसमें दो राय नहीं। अच्छा, तो आज के आखिरी हम लोग का एक स्पेशल सेगमेंट है फिनसाइट फ्लॉप करके। इसमें आपको ये देखना है कि आपने अपने पूरे लाइफ में अभी तक कोई 3-4 गलतियां जो आपको लगती है आपने की पैसे रिलेटेड, जो आपने या तो खुद की या तो आपने दूसरों को करते हुए देखे, और उसको कैसे रोका जा सकता है, उस पर एडवाइस कुछ। लेकिन मेरी तो स्थिति है कि मेरे को जो मेहनत करनी चाहिए मैंने बहुत कम की। मेरे को ज़्यादा करनी चाहिए, दौड़ धूप ज़्यादा करनी चाहिए, उसमें कमी रह गई। तो उसमें यदि करता तो बहुत बेटर होती। एक कमी तो है ही। दूसरी क्या है कि जो कमी में वो एक्सपोर्ट डोमेस्टिक दोनों ही। और मेरे को बेटर मेहनत करनी चाहिए थी। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम मेरा का जो था वो बेटर वे में करना है। तो अगर आप पहले जाके अपने यंगर सेल्फ को कुछ एडवाइस दे पाते तो आप क्या देते? अंदर तो जैसे ना हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन तो डिस्कशन होता ही रहता है, जैसे इनको जो बात बोलना होता है बोलते हैं, आगे बढ़ने के लिए बढ़ना करते हैं, बाकी तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप अगर जैसे आप जब 20 साल के थे या 25 साल के थे, कुछ ऐसा जो आपको तब सुनने को मिलता तो आप अलग करते, या तब कुछ सुनना चाहिए था आपको, ऐसा आप एडवाइस देते अपने आप को? देखिए हम लोग का एक जॉइंट फैमिली है, जिसमें एडवर्टीजमेंट में बहुत सी लिमिटेशन थी है, मार्केट को स्कीम देने में बहुत सी लिमिटेशन, ये सब तो हर परिवार में लगा रहता है। आपको इंडिपेंडेंट पूरे हर आदमी को किसी तो रहती नहीं है। अब मैं सोचता हूँ अच्छा होता है खराब होता है, हम हो सकता है डिसीजन भी हो सकता है, तो उसके लिए कोई भी एक स्टेप वे में बताना इट इज नॉट सो इट। कहते हैं कि मैं जो चीज़ सोचता हूँ अच्छी वो खराब होगी तो बढ़िया पता नहीं। हमेशा जो सीनियर आते हैं वो मेरे को गाइड कर रहे हैं, वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बात है। तो दे आर सो मेनी फैक्टर्स। इट इज स्टेट में किसी को गलत बताना या मैं अपने आप को सही बताना है। देखो मेरे पास सुनो बेटा, फ्यूचर बहुत ब्राइट। अब अपना सब जगह क्लिक करते जाओ, कहाँ क्लिक करेगा क्या करेगा, बंद करेंगे तो क्लिक करना ही करना। असंभव कुछ नहीं। आज मोदी जी चाय बेचने वाला कहाँ पहुँच गए, पहुँच गए। अमिताभ बच्चन को कितनी ठोकर आनी पड़ी, ये बुढ़ापा भी अपना खेल जमा रहा है। ठीक। ये जो जितने भी एक्टर है बर्रा सामने देवार, ये लोग बस कंडक्टर्स थे, ये कहाँ पाकिस्तान से भागे बेचारे, ट्रेन में मार पच के आए थे, कहाँ पहुँचना। तो सबकी स्टोरी ऐसी है। हम लोग भी से बड़ा बाजार में सब थे, हमारे जो दादा सब बड़ा बाजार में थे, पूरा सबको स्टोरी तो मालूम। तो नीचे से ऊपर उठा कुछ नहीं, ऐसा नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इम्पॉसिबल में लिखा आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल।